साथियों, वैसे तो मेरी आदत नहीं है अंग्रेजी के अलावा बोलने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मिलाकर बोलने के लिए। पहली बात तो ये है कि नवंबर 8 को जब नरेंद्र मोदी ने ये डीमोनेटाइजेशन के बारे में अनाउंसमेंट किया, तो उन्होंने 3 कारण दिए थे क्यों डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं। पहली बात तो ये थी कि इससे ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा हमला हो रहा है। दूसरी बात ये थी कि इससे वो जो काउंटरफीट करेंसी है, काउंटरफीट करेंसी को इससे बड़ा कंट्रोल किया जाएगा। और तीसरी बात ये थी कि इससे तीसरी बात ये थी कि इससे हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करेंगे। मैं तीनों बातों के ऊपर थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन इनमें से जो मेन ऑब्जेक्टिव जो कि उन्होंने पब्लिक के सामने रखा था वो है कि ब्लैक इकोनॉमी को इससे बड़ा धक्का लगेगा। अब कारण इसका ये था, वो कह रहे थे कि अगर आप डीमोनेटाइज करें तो लोगों के पास जो नोट्स होते हैं उसको चेंज करने के लिए या उसको डिपॉजिट करने के लिए उनको तो बैंक्स आना पड़ेगा। तो अगर वो बैंक्स आए, अगर वो बैंक के अंदर आए लेकिन काला धंधा कर रहे हैं तो वो पकड़े जाएंगे। इसीलिए काले धंधे वाले बैंक में नहीं आएंगे, लेकिन जो ऑर्डिनरी ऑनेस्ट लोग वो सब बैंक में आएंगे और अपना नोट या तो एक्सचेंज करेंगे नहीं तो डिपॉजिट करेंगे। तो इफ सो, तो जो काले धंधे वाले हैं उनके पास जो नोट हैं वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाएंगे, यानी कि दिसंबर 30 तक वो आ नहीं पाएंगे, इसीलिए उनके नोट्स बिल्कुल एक्सटिंग्विश्ड हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो उनके बिजनेस पर, उनके इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। उसी वक्त सभी लोगों ने कहा था, कई लोगों ने कहा था कि देखिए ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने कैलकुलेशन के मुताबिक 3.5 लाख करोड़ नोट, रुपीज 3.5 लाख रुपए के नोट्स ब्लैक इकोनॉमी के अंदर हैं जो कि एक्सटिंग्विश्ड हो सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे ब्लैक इकोनॉमी का साइज, कई लोग, वर्ल्ड बैंक कहता है कि ब्लैक इकोनॉमी का साइज है 25% ऑफ आवर जीडीपी। अरुण कुमार जो यहाँ हमारे आ चुके हैं, मेरे कोलीग हैं, वो कह रहे हैं कि 25 नहीं 60% ऑफ जीडीपी। आप जीडीपी इंडिया का अगर अभी 140 लाख करोड़ पकड़े तो या तो 35 लाख टू 85 लाख करोड़ ब्लैक इकोनॉमी का साइज है। 3.5 लाख करोड़ उसमें से अगर आपने रुपीज अगर एक्सटिंग्विश्ड हो गए तो आप समझ लीजिए ये जो कम, अब वो जो 85 लाख छोड़िए, आप 45 लाख पकड़िए जो कि वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है 35 लाख होने से समझ लीजिए उसका प्रॉफिट परसेंटेज आधा हो, क्योंकि ये तो पूरा इनकम है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज आधा हो तो 17.5 लाख हुआ। ठीक है, पूरा का पूरा अगर 3.5 लाख करोड़ एक्सटिंग्विश्ड हो गए तो वो प्रॉफिट का 20%। तो अगर किसी वजह से प्रॉफिट का 20% एक्सटिंग्विश्ड हो गया, यानी कि अगर आपको 25% रेट ऑफ प्रॉफिट मिलता था वो 25 घट के 20% हो गया, इससे क्या धक्का लगेगा काले इकोनॉमी को। तो उसी वक्त लोगों ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात लोगों ने कहा था कि देखिए ये लोग जो काला धंधा करते हैं ये बहुत माहिर हैं, ये इनके पास बड़े एक्सपर्टीज हैं और ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका निकालकर ये 3.5 लाख करोड़ आपके पास आने वाले नहीं है। खैर उस वक्त ये सब क्रिटिसिज्म था। अब दिसंबर 30 हो गया, अब लगता है कि जितना डीमोनेटाइजेशन हुआ है उसका 97% बैंक में आ गया है, यानी कि ये जो एक्सटिंग्विशिंग, ये तो बिल्कुल ही कुछ भी एक्सटिंग्विश नहीं हुआ, यानी कि वो काले इकोनॉमी के ऊपर इसका तो कुछ भी असर नहीं पड़ा। सरकार को इससे इतना एम्बैरेसमेंट हुआ है कि वो कह रहे हैं वो 97% गलत है, हालांकि 97% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद कहा है, लेकिन वो कहते हैं 97% गलत है। तो सही क्या है वो कह रहे हैं हम गिन के बताएंगे।
अब दिसंबर 30 कब का गया, अभी तक वो गिन रहे हैं। तो यानी कि इससे काले धंधे के, काले इकोनॉमी के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा, बिल्कुल कुछ भी असर नहीं पड़ा। लेकिन जो नॉर्मल इकोनॉमी है, जो व्हाइट इकोनॉमी आप कह सकते हैं, जो व्हाइट इकोनॉमी है, उसके ऊपर लेकिन इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। आप जानते हैं कि इस वजह से, यानी कि जो परचेजिंग पावर समझ लीजिए 14 लाख करोड़ के आसपास जो कि लोगों के पास था, वो आपने पूरे बैंक्स में ले गए। ओके, लोग वो 14 लाख करोड़ यूज करते हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ परचेजिंग पावर तो इसीलिए चाहिए कि कुछ खरीदेंगे, लेकिन वो बैंक्स के पास पड़े हुए हैं। तो इससे जो रिसेशन, माने कि सारी इकोनॉमी में जो डिमांड होता है, डिमांड तो घट गया है, एक रिसेशन चल रहा है। लोग, अभी डिबेट ये है कि भाई इसका कितना परसेंट असर पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ कितना कम होगा वगैरह। लेकिन जीडीपी ग्रोथ कम होगा ये तो सरकार की इकोनॉमिक सर्वे ने ही अभी कहा है, जो जो उस दिन इकोनॉमिक सर्वे निकला था बजट के पहले दिन। तो इससे रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कहीं भी जाइए, मैं तो कई जगह जाता हूँ, हर जगह ये पता चलता है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं वो सब अपने गांव में चले गए। अब ऐसा तो नहीं है कि गांव में उनके लिए नौकरी रखी हुई है, तो वो जो गांव में चले गए यानी कि वो अनएम्प्लॉयड हो गए। अब अगर यहाँ कोई बिजनेस नहीं है, जहाँ आए थे वहां अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो गांव चले जाते हैं, या कि अनएम्प्लॉयड, यू नो। तो सो दे हैव बिकम बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट इससे बहुत जोर से बढ़ा है, और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ रिसेशन भी बढ़ा है। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमी के उस सेगमेंट के ऊपर पड़ता है जहां कैश ज्यादा यूज किया जाता है, तो उसको हम इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि वो छोटे मोटे बिजनेसेस, छोटे मोटे जो लोगों के पास है धंधा, उसी के ऊपर इसका ज्यादा पड़ता है। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी इंडिया में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है इसका। 85% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इनफॉर्मल इकोनॉमी में एम्प्लॉयड है। रफली 50% ऑफ टोटल जीडीपी इनफॉर्मल इकोनॉमी से आता है। तो यानी कि जहां सबसे गरीब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहां सबसे द वीकेस्ट जहां है, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वही अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा निकल रहा है। लेकिन जब इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है, तो इनफॉर्मल इकोनॉमी के लोग तो फिर फॉर्मल इकोनॉमी से भी तो चीजें खरीदते हैं। तो अगर वहां इनकम घट गया, अगर वहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तो फॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है। तो यानी कि रिसेशन जो वहां शुरू होता है, वो रिसेशन सारे इकोनॉमी में स्प्रेड कर जाता है। और अभी ऐसा ही नजर आ रहा है। आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल सेल्स घट गए हैं, बहुत सारे जितने फॉर्मल सेक्टर, बिग कैपिटलिस्ट जहां होते हैं, उनके भी यहां रिसेशन नजर आ रहा है। जब बजट पेश हुआ तो लोगों ने कहा कि शायद इसका बजट कुछ करेगा। इसके बारे में क्या कर सकता था? बजट कुड हैव एक्सपेंडेड डिमांड। देखिए, आपने परचेजिंग पावर लोगों से लेके सिर्फ बैंक्स में रख दिया। लोग वो परचेजिंग पावर से चीजें खरीदते, बैंक्स के पास वो सिर्फ पड़े हुए हैं, आइडल कैश। तो अगर गवर्नमेंट बैंक से वो कैश बोरो करके, उधार लेकर बैंक से अगर सरकार उसको खर्चा करता है, तो फिर डिमांड जो कि घट गया था फिर से इकोनॉमी में बढ़ता। तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ता, इनकम थोड़ा बढ़ता, जितना रिसेशनरी इम्पैक्ट हुआ था वो रिसेशनरी इम्पैक्ट कम हो जाता। लेकिन ऐसा बजट में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ताज्जुब की बात है, सचमुच इट इज वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे जो कि बजट से पहले दिन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही निकलता है, इकोनॉमिक सर्वे में कई सारी चीजें थी। पहली बात तो ये थी इकोनॉमिक सर्वे में वो रिकग्निशन कि भाई देश में रिसेशन चल रहा है, यानी कि अभी डिमांड घट गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ भी कम हो जाएगा।
इकोनॉमिक सर्वे में ये भी था कि हम एक बेसिक इनकम की तरफ मूव करेंगे। ये बेसिक इनकम की बात जरा सोचिए इसके बारे में। बेसिक इनकम यानी कि हर एक को एक मिनिमम लेवल मिलना चाहिए, एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम मिलना चाहिए। तो जब मिनिमम लेवल ऑफ इनकम की हम बात करते हैं, अगर अभी there are various ways in which help is given to people. एक तो MGNREGA है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, RSBY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कई सारे स्कीम्स हैं जिससे थोड़ा बहुत मदद लोगों को मिलता है। अगर इस मदद के ऊपर आप लोगों को और भी कुछ दे कैश तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये भी मदद मिल रही है और फिर वहां से भी और उसके ऊपर और भी कुछ मिलेगा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये बेसिक इनकम दिया जा रहा है लेकिन ये जो स्कीम्स है इनको आपने हटा दिया, फिर तो लोगों को कोई कुछ इससे मदद नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हटा दिया तो प्रोक्योरमेंट भी आपको हटाना पड़ेगा। अगर प्रोक्योरमेंट आपने हटा दिया, पहली बात तो यह कि किसानों को नहीं मिलेगा जो मिनिमम प्राइस। दूसरी बात यह है कि फिर अगर हर एक को आपने कुछ कैश दिया और वो बाजार में जाता है खरीदने के लिए तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो बेसिक इनकम का ये मतलब है कि अगर एग्जिस्टिंग स्कीम्स के अलावा आपने कुछ दिया मदद, दैट इज वेरी गुड। लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे ने क्लियर नहीं किया था, लेकिन हमने सोचा कि शायद कुछ करेंगे इसके बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं किया। फिर इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था, मैंने जो कहा कि डिमांड घट रहा है, तो हमने सोचा कुछ डिमांड बढ़ाएंगे, वो भी नहीं किया। बल्कि क्या हुआ है कि 2016-17 आप अगर कंपेयर करेंगे 2015-16 के साथ, सरकार के टोटल, सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर 12% बढ़े थे बिटवीन 2015-16 एंड 2016-17। अगर आप 2016-17 और अभी जो बजट में एक्सपेंडिचर बजटेड है उसको कंपेयर करेंगे, 6% बढ़ रहा है। यानी कि जो इनका रेट ऑफ ग्रोथ था एक्सपेंडिचर, उसको आपने घटा दिया है। परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखिए, 2016-17 में सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज 13.4%, 13.4। अभी जो बजट हुआ है इसमें टोटल एक्सपेंडिचर 12.7%, यानी कि घटा दिया है। तो जब हम सोच रहे थे कि भाई बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन देयर इज ए सीरियस रिसेशन इन द इकोनॉमी, तो आप सीरियस रिसेशन के खिलाफ स्टेप्स लीजिए, जैसे कि एक्सपेंडिचर बढ़े, लेकिन बजट ने एक्सपेंडिचर और भी घटा दिया है। तो यानी कि रिसेशन के ऊपर और भी रिसेशनरी इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये बजट फंडामेंटली फ्लॉड बजट है। फंडामेंटली उन्होंने इसमें जो सब किया है वो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको और भी ज्यादा एग्रेवेट करेगा। क्यों किया है? आप देखिए इस वक्त ये बात कई लोगों ने डिस्कस नहीं की, तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए इस वक्त बैंकों के पास बहुत सारे डिपॉजिट पड़े हुए हैं जो कि लोगों के पास थे, उनके कैश लेके बैंकों में अभी जमा किए हुए हैं। इसके ऊपर बैंक्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिपॉजिट के ऊपर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये जो डिपॉजिट बैंक्स के पास है वो बैंक्स किसी को उधार नहीं दे सकते हैं क्रेडिट वर्दी। क्या बैंक्स, मैं अगर जाऊं या कोई अगर जाए, बैंक्स ऐसे ही थोड़े ही क्रेडिट देते हैं। जो उनके जो मेन क्लाइंट्स होते हैं, क्रेडिट वर्दी जिसको कहते हैं, क्रेडिट वर्दी क्लाइंट्स जो हैं वो तो अभी उनको जितना क्रेडिट चाहिए था उन्होंने ले लिया, और अभी तो रिसेशन चल रहा है तो वो ज्यादा क्रेडिट क्यों लेंगे। तो इसीलिए बैंक्स के पास बहुत सारा डिपॉजिट है जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो खुद उसके ऊपर उनकी कोई कमाई नहीं है, ये उसके ऊपर उनका कोई इनकम नहीं है, दे आर नॉट गेटिंग एनी इनकम। सो बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बड़ा असर हो रहा है। बैंक्स वरीड हैं कि भाई हम डिपॉजिट के ऊपर इतने लाख करोड़ के डिपॉजिट हमारे पास हैं, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन इसको तो हम कोई यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमें इनकम कहां से मिलेगा, हम कैसे मीट करेंगे ये जो कॉस्ट है। तो सरकार इसीलिए इज डूइंग टू थिंग्स।
पहली बात तो यह है कि रिजर्व बैंक के पास बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। गवर्नमेंट जब जब रिजर्व बैंक से उधार लेता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक को देता है उसके ऊपर 6% या कुछ इंटरेस्ट रहता है, 6-7%। तो रिजर्व बैंक कह रहा है कि भाई हमारे पास जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं इसमें से हम कुछ बैंक्स को दे देंगे, ओके, और बैंक्स के पास जो पैसे हैं उसको हम ले लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बैंक्स का तो इनकम बढ़ गया लेकिन रिजर्व बैंक का इनकम घट गया, क्योंकि जो रिजर्व बैंक के पास सिक्योरिटीज जिससे रिजर्व बैंक का इनकम आता था वो तो बैंक्स के पास चला गया, तो बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी कायम रहेगा लेकिन रिजर्व बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। अब रिजर्व बैंक का प्रॉफिट सरकार के बजट में आता है क्योंकि रिजर्व बैंक इज होलली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यानी कि बजट में से उतना ही रुपए जो बैंक्स के पास इनकम के तौर से जाएंगे वो बजट में से ही आएंगे। फंडामेंटली सरकार एक दूसरी बात कर रही है कि भाई हम बैंक्स को सिक्योरिटीज देंगे लेकिन वो सिक्योरिटी के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा हम नहीं करेंगे, यानी कि हम एक आर्टिफिशियल सिक्योरिटी बनाएंगे। भाई आपके पास 100 रुपए का हम सिक्योरिटी रख रहे हैं, इसके ऊपर हम आपको हर साल 6-7 रुपए जो कुछ हमारा इंटरेस्ट है देंगे, लेकिन ये 100 रुपए के सिक्योरिटी जो हम रख रहे हैं और उसके बदल में जो हम आपसे पैसे ले रहे हैं उसको हम खर्चा नहीं करेंगे। ओके, वो बात तो फिर एक ही हुई क्योंकि वो इंटरेस्ट फिर सरकार के बजट से बैंक्स के पास जा रहा है। तो अभी बैंक्स के पास इतने पैसे हैं कि उन पैसों से क्योंकि बैंक्स को कोई इनकम उसमें से नहीं हो रहा है, सरकार बजट से उनके लिए इनकम रख रहा है। समझ लीजिए कि सरकार ने सचमुच वो पैसे लेकर खर्चा कर देता। ओके, सपोज द गवर्नमेंट हैड एक्चुअली या फ्रेश सिक्योरिटीज, नए सिक्योरिटीज बनाकर कहता है भाई बैंक्स आप हमें पैसे दीजिए, आपके पास पैसे हैं और हम इसको लेके खर्चा करेंगे। तो लोगों के पास जो खर्चा कम हुआ है वो सरकार करता, उसी पैसे से सरकार अगर खर्चा करता तो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जो रिसेशन वगैरह चल रहा है उसको थोड़ा सा उसमें से मदद मिलता है, यानी कि द रिसेशन वुड हैव बीन लेस। जो डिमांड घट गया था सरकार खर्चा करने से वो डिमांड और बढ़ जाता, तो थोड़ा सा रेस्टोरेशन हो जाता एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी वगैरह में। लेकिन सरकार ने किया नहीं, बिल्कुल नहीं किया। इस साल के बजट में अगर सरकार ऐसा करता तो फिर फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, जो कि सरकार के एडिशनल लोन्स बढ़ जाते। लेकिन इस साल बजट में 3.2% फिस्कल डेफिसिट रखा जीडीपी का, जो कि पिछले साल भी वही था। तो यानी कि गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनी एक्सपेंशनरी प्रोग्राम्स एट ऑल। इकोनॉमी को कोई एक्सपेंशन सरकारी एक्सपेंडिचर से नहीं मिल रहा है और जैसे कि मैंने कहा बल्कि एक्सपेंडिचर कुछ कम हो रहे हैं एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब आप सोचिए ये व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि अगर सरकार फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएगा, अगर सरकार ये जो डीमोनेटाइजेशन के तौर में जो बैंक्स के पास पैसे हैं उनको लेकर खर्चा करेगा बाय बोरोइंग दैट मनी, तो फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। अगर सरकार फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी जो नियोलिबरल इकोनॉमी है इसमें इसका एक मेन प्रॉपर्टी ये है कि कैपिटल यहाँ से वहाँ जा सकता है। अभी हमारे देश में आया है फाइनेंस, वो शाम को चला जा सकता है। सुबह यहाँ आया, शाम को पोलैंड चला गया, दोपहर को पाकिस्तान चला गया और कभी हंगरी, यानी कि सारी दुनिया में देयर इज अ फाइनेंशियल फ्लो गोइंग ऑन, यानी कि फाइनेंस इज मूविंग अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जहां भी उनको थोड़ा सा खतरा नजर आता है वहां से चले जाते हैं, जहां उनको थोड़ा ज्यादा मुनाफा नजर आते हैं वहां चले जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हम जिसको कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस सारी दुनिया में बड़ी स्पीड में घूम रही है, इधर उधर कहाँ ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो अगर सरकार कुछ करता है जिसकी वजह से फाइनेंस को लगता है ये सही नहीं है, तो वो उस देश को छोड़ के चले जाएंगे। अगर वो देश को छोड़ के चले जाएंगे तो फिर उससे उस देश का तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। अगर बहुत सारे पैसे वहां से चले गए तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा।
तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के अंदर ऐसा होता है कि जो ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस को पसंद है सरकार वही करता है। अब हमारे यहाँ इतना नेशनलिज्म नेशनलिज्म करते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में लोगों को तंग कर दिया नेशनलिज्म नेशनलिज्म करके, लेकिन सचमुच तो ये वही करते हैं जो कि फाइनेंस, ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस को चाहिए। यानी कि हमारे देश को जो एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ करिए जिससे कुछ लोगों को मदद मिले, वो नहीं है, जो फाइनेंस को चाहिए वही होता है। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस को पसंद नहीं है। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है उनको डर लगता है कि भाई ये सरकार ज्यादा एक इंटरफियरिंग सरकार आ रही है, इतना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है एंड सो ऑन, तो इसलिए वो छोड़ के चले जाते। तो ये जो 3.2% फिस्कल डेफिसिट कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक नियम है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 3% होना चाहिए। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ कोई ऐसा लॉ नहीं है कि टैक्सेशन शुड बी सम मिनिमम परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर शुड बी सम मिनिमम परसेंट ऑफ जीडीपी। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि एजुकेशन एक्सपेंडिचर शुड बी सम मिनिमम परसेंट ऑफ जीडीपी। लेकिन एक ऐसा लॉ है कि फिस्कल डेफिसिट मस्ट नॉट एक्सीड 3% ऑफ जीडीपी। और सारी दुनिया में ऐसे लॉज हैं, अमेरिका में नहीं है लेकिन यूरोप में है, इंडिया में। क्यों है? क्योंकि ये फाइनेंस को पसंद है। ये जो स्पेक्यूलेटर्स, स्पेक्यूलेटिव फाइनेंस, ये जो हर जगह मूव कर रहे हैं इधर से उधर, इनको ये पसंद है कि सरकार काबू में रहे। और तो इसीलिए बहुत सारे वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है हमारे यहाँ, जैसे 3%। तो इसी वजह से जो मोदी सरकार ने किया, पहली बात तो यह है कि डीमोनेटाइजेशन किया। डीमोनेटाइजेशन का एक इफेक्ट हुआ रिसेशन जो अभी चल रहा है, और डीमोनेटाइजेशन को उसके खिलाफ, यानी कि वो रिसेशन के खिलाफ जो स्टेप्स ले सकते थे वो नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनका वही कंजर्वेटिव थिंकिंग है जिसकी वजह से फाइनेंस को खुश रखने की ज़रूरत है। जब तक वो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ में फंसे हुए हैं, जब तक ग्लोबलाइजेशन और फाइनेंस में फंसे हुए हैं, उनको खुश रखने की ज़रूरत है। तो यानी कि रिसेशन इस वजह से बढ़ेगा, जो कि डीमोनेटाइजेशन के कारण हुआ था, अभी और भी बढ़ेगा। दो चीज़ें और हैं। पहली बात तो यह है कि सारी दुनिया में, आप जानते हैं 2008 के बाद एक सारी दुनिया में एक वर्ल्ड लेवल पर एक क्राइसिस चल रहा है। वो जो हाउसिंग बबल कोलैप्स के बाद, यूएस में जो हाउसिंग बबल था वो जब कोलैप्स हुआ, उसके बाद सारी दुनिया में एक क्राइसिस चल रहा है। ये क्राइसिस अब धीरे धीरे हमारे देश की तरफ, इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ, जो कि अभी तक लग रहा था कि इनके ऊपर क्राइसिस का असर नहीं पड़ेगा, अब वो गलत है। वैसे भी हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रहा है, चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रहा है, तो ये क्राइसिस धीरे धीरे हमारे तरफ बढ़ते आ रहा है। तो इस वजह से ऑलरेडी थोड़ा रिसेशनरी इम्पैक्ट वो वर्ल्ड क्राइसिस का हमारे ऊपर था। एक दूसरी बात यह है कि अभी वो डोनाल्ड ट्रंप जो आए हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, हम आपसे नहीं खरीदेंगे, हम हमारे इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेंगे। अब अगर सारी दुनिया में बड़े जोर से डिमांड बढ़ रहा होता तो आपने प्रोटेक्ट किया तो और किसी को उसका असर कम ही पड़ता। लेकिन जब डिमांड नहीं बढ़ रहा है, अगर सारी दुनिया में 100 चीजें बन रहे हैं और 100 चीजों के लिए डिमांड है, मार्केट है, तो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, आप कहेंगे हम चाइना से नहीं खरीदेंगे, हम मेक्सिको से नहीं खरीदेंगे, यानी कि आपके यहां अगर डिमांड बढ़ेगा, उनके यहां घटेगा। यानी कि इसको कहते हैं कि आप एक्सपोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपके यहां जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं अपने देश में, पर कैसे? बाय एक्सपोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारे यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट चाइना में जाए, हमारे यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट मेक्सिको में जाए। तो ये जो ट्रंप का प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं बेगर माय नेबर, यानी कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊं, कैसे? कि मेरे नेबर से चुरा कर।
यानी कि उसको मैं बेगर कर दूं, उसको मैं कंगाल कर दूं, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे हो। तो इसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ये पॉलिसीज को कहते हैं बेगर माय नेबर पॉलिसीज। तो ट्रंप का प्रोटेक्शनिज्म यही बेगर माय नेबर पॉलिसी है, यानी कि एक्सपोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट टू मेक्सिको, टू चाइना, टू इंडिया एंड सो ऑन। आप तो जानते हैं कि अभी ओके अभी अभी तो सो दैट इज द ट्रम्प्स आइडिया। ट्रम्प ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि सारे दुनिया में कैसे डिमांड बढ़े, वो नहीं है, वो सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अमेरिका को, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका का गेट्स एक्सपोर्टेड टू चाइना और टू मेक्सिको एंड सो ऑन, इट विल ऑल्सो गेट एक्सपोर्टेड टू इंडिया। इससे हमारे यहाँ रिसेशन बढ़ेगा, इससे हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो आप देखिए, पहली बात तो यह है कि जो वर्ल्ड क्राइसिस है उसकी वजह से ऑलरेडी रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बढ़ने वाले थे। उसके ऊपर मोदी का डिमोनिटाइजेशन आया, उसने तो और भी उसको खराब कर दिया। उसके ऊपर ट्रम्प का प्रोटेक्शनिज्म आ रहा है, वो तो और भी खराब करेगा। और उसके ऊपर जो बजट है, वो बजट यानी कि इंस्टेड ऑफ एक्चुअली एक्सपैंडिंग द बजट इज एक्चुअली रिड्यूसिंग डिमांड। तो करना क्या चाहिए था? अगर ट्रम्प हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें तो अब कोशिश करना चाहिए कि देखिए, ये ट्रम्प तो एक दिन की तो बात नहीं है, वो तो रहेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट कई साल। तो ये उनका पॉलिसी है कि अब वो हर जगह दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए हमें इसके लिए तैयारी चाहिए। और हम क्या तैयारी कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि भाई, आप अगर अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहें तो आप जानते हैं, मैं कह रहा था फाइनेंस इधर उधर घूमता रहता है, तो फाइनेंस कहेगा भाई आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम ये देश छोड़कर जा रहे हैं, हम अमेरिका जा रहे हैं, कहीं भी। तो इसीलिए आप अगर प्रोटेक्ट करना चाहेंगे तो आपको कैपिटल कंट्रोल भी बिठाना पड़ेगा, जैसे कि कैपिटल इधर उधर घूम ना सके, उसके ऊपर काबू रहे, उसके ऊपर कुछ कंट्रोल रहे। ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया में न्योलिबरल पॉलिसीज होने से पहले कैपिटल कंट्रोल से, जब मैं आपने कहा कि मैं बाहर पढ़ने गया था, जब मैं बाहर पढ़ने गया था उस वक्त कोई अगर बाहर जाता था तो उसको, मैं इंग्लैंड गया था, 3 पाउंड अलाउड थे। एक पी फॉर्म करके हुआ करता था, रिजर्व बैंक के सामने हर रोज जाके मैं खड़ा हुआ करता था तकरीबन 1 महीने के लिए, और फिर उसके बाद मेरे पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप हुआ करता है, जिसकी वजह से मुझे 3 पाउंड मिले थे जब मैं बाहर गया था, एक नए देश में पहली बार मैं बाहर जा रहा था। तो हमारे यहाँ कैपिटल कंट्रोल्स थे, बहुत जोरों से हमारे यहाँ कैपिटल कंट्रोल, कोई नई बात नहीं है। और उस जमाने में ये नहीं कि हमारे पॉलिसीज जो सरकार चाहे करता था, ओके, ऐसा नहीं कि हम वो करेंगे जो कि फाइनेंस को चाहिए। तो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रम्प अब रहने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है उससे अमेरिका को कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका की नौकरी चाइना में चले गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सस्ता है वहाँ प्रोड्यूस करना, वहाँ की वेजेस कम हैं। तो इसीलिए वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर तो उसका असर पड़ेगा, क्योंकि दैट इज एक्सपोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट टू अस। तो इसीलिए हमें भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो हमें फाइनेंस के ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, हमें कैपिटल कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे कि जब मर्जी आपने यहाँ से पैसे ले लिए, जब मर्जी पैसे ले आए, वो नहीं, आपको कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। कई देशों ने किया, मलेशिया ने किया था, जब वो महाथिर जब थे वहाँ, तो कैपिटल कंट्रोल्स कई देशों ने ट्राई किया है। अब हमें भी उसी तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर हम बढ़ सकते हैं उस तरफ तो हम फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा सकते हैं, अगर कंट्रोल है। क्योंकि अभी हम क्यों नहीं फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते हैं? क्योंकि फाइनेंस फिर बाहर चला जाएगा। अगर हम कैपिटल कंट्रोल्स की तरफ बढ़े तो हम फिस्कल डेफिसिट बढ़ा सकते हैं। अगर हम फिस्कल डेफिसिट बढ़ा सकते हैं तो हम यहाँ डिमांड बढ़ा सकते हैं, डिमांड बढ़ा सकते हैं तो क्राइसिस कम होगा, रिसेशन कम होगा। लेकिन इस सरकार के पास ये जो बजट से जो निकलता है, ऐसा सोच है ही नहीं। उनके पास कोई स्ट्रेटेजी भी, या डीमोनिटाइजेशन तो हैज बीन अ कंप्लीट फ्लॉप व्हेन इट कम्स टू ब्लैक इकोनॉमी।
डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ जो रिसेशंस हुआ है जी डीमोनेटाइजेशन की वजह से, उसके खिलाफ लड़ने के लिए भी उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि बजट इज गोइंग दी ऑपोजिट डायरेक्शन। बट इवन मीडियम टर्म में जो ट्रंप जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट करने वाले हैं, उसको हम कैसे मीट करें, उसके लिए भी उनके पास कोई स्ट्रैटेजी, कोई थिंकिंग है नहीं। तो ये बजट जो है इससे तो बिल्कुल ऑन द कॉन्ट्ररी, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स, ये तो और भी एग्रेवेट करेगा। दो चीज़ें और है, जब ये सब हुआ तो डीमोनेटाइजेशन के बारे में जब 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 उन्होंने अनाउंसमेंट की, पहले तो था ब्लैक इकोनॉमी, दो और आर्ग्यूमेंट थे। इनफैक्ट जब उन्होंने देखा कि ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो वो ज्यादा दूसरे आर्ग्यूमेंट्स पुश करने लगे। एक आर्ग्यूमेंट था कि बड़ा काउंटरफिट करेंसी है, टेररिज्म यहाँ बड़ा चल रहा है, और ये काउंटरफिट करेंसी से टेररिस्ट को बड़ा इससे मदद मिल रहा है। लेकिन जो एस्टिमेट है, टोटल काउंटरफिट करेंसी इन इंडिया वाज अबाउट 400 करोड़। देखिए 16 लाख करोड़ जो है, 16 पॉइंट समथिंग, 16.6 लाख करोड़ जो करेंसी है, उसमें से 400 करोड़, 400 करोड़, सो 400 बाई 16 लाख इज 0.022%। तो अगर 0.022% अगर काउंटरफिट करेंसी है, तो उसको आप उसको कंट्रोल करने के लिए आप 86% ऑफ करेंसी को डीमोनेटाइज करेंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए आप इतने लोगों को इतने जोरों से नुकसान पहुंचाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, स्मॉल बिजनेसमैन, किसानों का तो बहुत ही बुरा हाल है। आप मुझे मालूम नहीं, आप अगर सब्जी खरीदने जाएंगे, दुख आता है, आप इतना सारा सब्जी खरीदेंगे और पूरा कितना, 50 रुपए, यानी कि वैसे तो हमें ज्यादा सब्जी मिल रही है, लेकिन बड़ा दुख आता है, बेचारा किसान कैसे चलेगा। आप कभी भी जाइए, सुबह मार्केट में जाइए, अभी ढेर सारा सब्जी मिलता है 50 रुपए में, 60 रुपए में, जो कि नहीं था। तो किसानों का तो बहुत ही बुरा हाल है, ऑलरेडी बुरा हाल था। वो जो न्यू लिबरल रिजीम के अंदर आप तो जानते हैं किसान कितने वो सुइसाइड्स, पेजेंट सुइसाइड्स वगैरह चल रहे थे, लेकिन अभी डीमोनेटाइजेशन की वजह से किसानों का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो आप 0.022% ऑफ करेंसी वैल्यू के लिए आपने इतने लोगों को, 86% करेंसी को आपने डीमोनेटाइज करवाया, इतने लोगों को इतना नुकसान पहुंचाया। तो ये तो और अगर भी आपको नोट्स, ओल्ड नोट्स बदलने थे, आप लोग जानते होंगे कि यूपीए सरकार के अंदर एक आइडिया हुआ था कि वो 500 रुपीज नोट्स में कुछ काउंटरफिट है, तो उन्होंने 500 रुपीज नोट्स, जो पुराने 500 रुपीज नोट्स हैं, उनको चलाना बंद कर दिया। नए 500 किसी को नजर ही नहीं आया, यानी कि इतने स्लोली उन्होंने कहा, एक लंबे पीरियड के ऊपर किया, इट मेड नो डिफरेंस टू एनीबॉडी। तो आप 4 घंटे में यू जस्ट डीमोनेटाइज ह्यूज अमाउंट ऑफ करेंसी बिकॉज ऑफ 0.22% काउंटरफिट। दिस इज कंप्लीटली अब्सर्ड। दूसरा एक आर्ग्यूमेंट है जो कि आजकल बड़े जोरों से चल रहा है कि वो कैशलेसनेस, यानी कि हाँ, वी वांट टू मेक इट ए कैशलेस इकोनॉमी। क्यों मालूम नहीं, क्यों कैशलेस? क्योंकि कैशलेस वो कह रहे हैं कि कैशलेस होने से सभी जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होंगे। कैश ट्रांजैक्शंस अनरिकॉर्डेड हो सकते हैं, तो लोग उस पर शायद इनकम टैक्स नहीं देंगे या कोई टैक्स नहीं देंगे, लेकिन कैश ट्रांजैक्शंस आर नेसेसरीली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। लेकिन अगेंस्ट दिस यू मस्ट रियलाइज, ये कैशलेस जो होता है, जो आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में पहली बात तो यह है कि बड़े साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। हमारे यहाँ लीगल सिस्टम भी ऐसा नहीं है जो कि साइबर क्राइम्स को पकड़े या साइबर क्राइम्स के खिलाफ क्या क्या पनिशमेंट दिया जाए। हमारे यहाँ लीगल सिस्टम इटसेल्फ इज नॉट इक्विप्ड टू डील विद साइबर क्राइम्स। दूसरी बात यह है कि उसमें स्नूपिंग हो सकता है, यानी कि वो जो प्राइवेट एजेंसीज और फॉरेन एजेंसीज, they can actually get to know individual transactions. ये particularly Americans have been doing this, जर्मनी वगैरह में वो स्नूपिंग करते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर भी आप कहें कि ठीक है we should move to cashlessness, there is a difference between cash transactions and cashless transactions.
कैश ट्रांजैक्शंस में कोई कॉस्ट नहीं है, ओके बिल्कुल जीरो। आई मीन मैं गया, मैंने आपको कुछ पैसे दिए, बस बात खत्म। कैशलेस ट्रांजैक्शन में आप किसी डिजिटल कंपनी के थ्रू आप पैसे दे रहे हैं, वो डिजिटल कंपनी इज नॉट देयर आउट ऑफ चैरिटी, उनको तो प्रॉफिट चाहिए, तो यानी कि आप कुछ कमीशन डिजिटल कंपनी को दे रहे हैं अपने ट्रांजैक्शन के ऊपर। कोई सरकार का ये हक नहीं है कि लोगों को फोर्स करें कि देखो तुम पैसे डिजिटल कंपनीज को दो, यानी कि पीपल मस्ट बी फ्री टू कैरी दे आउट देयर ट्रांजैक्शंस एनी वे दे लाइक। अगर इफ दे वांट टू डू कैशलेस ठीक है, बट यू कैन नॉट फोर्स द पीपल, उनके हक के खिलाफ है कि यू कैन एक्चुअली फोर्स एनीबॉडी, पर्टिकुलरली व्हेन इट इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट, कि आप कैश से कैशलेस ट्रांजैक्शंस की ओर चलें। एंड फाइनली ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो द केस कि हमारे यहाँ डिजिटल लिटरेसी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है और लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो आप कैसे कैशलेस करेंगे। लेकिन सरकार लोगों को फोर्स कर रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद अनाउंस किया है कि 1.5 लाख, हमने जितना डीमोनेटाइजेशन में जितना वैल्यू डीमोनेटाइज हुआ है, उतने वैल्यू के नोट्स हम वापस नहीं भेजेंगे। उससे कम 1.5 लाख या 2 लाख करोड़, उससे कम नोट्स हम तैयार करेंगे। क्यों? तो फिर लोगों को फोर्स ये करने के लिए कि अगर नोट सही तरह से नोट नहीं आ रहे हैं, सेम वैल्यू ऑफ नोट्स नहीं आर नॉट कमिंग, तो वो कैशलेसनेस की तरफ जरूर जाएंगे। सो देयर इज अ प्रेशर, कोअर्शन ऑफ द पीपल कि आप कैशलेसनेस की तरफ जाएं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ जाएं, क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा नोट नहीं देने वाले हैं। नाउ दिस इज समथिंग, वो मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, जेटली साहब ने खुद कहा था, मोदी ने भी कहा है। अब दिस इज फोर्सिंग पीपल, इन अदर वर्ड्स ये भी मुझे लगता है लोगों के हक के खिलाफ है। पीपल मस्ट हैव द राइट टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस एनी वे दे लाइक, but the government is interfering with that right. Last point I want to make is the following. कई लोग पूछते हैं कि भाई सरकार ने किया क्यों, ये सब किया क्यों। ऐसी बात नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं था कि ब्लैक इकोनॉमी के खिलाफ डीमोनेटाइजेशन का कोई असर नहीं होता है। जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में 1979 को डीमोनेटाइज किया था, छोड़ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी, या 11%, तो उस वक्त भी कई सारे सरकार के जो इकोनॉमिस्ट, गवर्नर रिजर्व बैंक थे IG पटेल, उन्होंने नोट में लिखा था कि ये सही नहीं है, दिस इज नॉट ए गुड डिसीजन, डीमोनेटाइजेशन का कोई असर नहीं होता ऑन ब्लैक इकोनॉमी। तो सरकार को तो मालूम ही होगा, गवर्नमेंट मस्ट हैव नोन। तो फिर उन्होंने किया क्यों? इसके वो पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मुझे मालूम नहीं पॉलिटिकल कारण क्या है। लेकिन एक मुझे लगता है, जो मैं आपके सामने रखूंगा, फिर मैं बंद करूंगा, कि देखिए ये एक टेंडेंसी है, फैशिज्म की एक टेंडेंसी है। ये उम्बर्टो एको, जो इटालियन राइटर थे, उन्होंने कहा कि देखिए फैशिज्म का एक टेंडेंसी है कि सोच समझ के काम करना, इट्स वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। आप अगर सोच समझ के काम करेंगे तो आप वीक हैं, कमजोर हैं। तो रियल स्ट्रेंथ लाइज इन एक्शन फॉर एक्शन सेक। आपने बड़े जोर से कुछ एक्शन लिया, अब अगर आपने सोच के एक्शन नहीं लिया, तब भी आप बड़े, छोटा मोटा एक्शन तो कोई नोटिस नहीं करेगा, तो आपको बड़े जोर का एक्शन लेना पड़ेगा, और ज्यादा सोच, बगैर सोच के। तो अगर आप वो करेंगे तो पीपल आर गोइंग टू से कितना बोल्ड लीडर है। ये एक बड़ा टेंडेंसी ऑफ फैशिज्म है। और इनफैक्ट लोग खुद बोलते हैं कि देखिए अगर कोई लीडर इतना करे, इतना 86% करेंसी डीमोनेटाइज करे, जरूर इसके पीछे बड़ा कोई महत्व, मस्ट बी सम ग्रेट ऑब्जेक्टिव, मस्ट बी सम ग्रेट गुड ऑफ द कंट्री। तो हमें अगर थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो क्या बात है, बड़ी समथिंग वेरी बिग इज बीइंग अचीव्ड। पीपल ऑल्सो इंटरनलाइज, पीपल ऑल्सो बिगिन टू फील दैट वे। जब ये काम नहीं करता, जैसे कि वो डीमोनेटाइजेशन से कुछ भी नहीं हुआ, तो और भी कुछ जोर का करना पड़ेगा
in order to continue to remain, in order to continue to maintain ये जो boldness of the leader, मैं इसको कहता हूँ एक shock and awe, ये shock and awe करना पड़ता है। और तो एक से जो हुआ उससे अगर कुछ निकला नहीं तो दूसरा करो शॉक एंड, उससे अगर कुछ निकला नहीं तीसरा करो, एंड निकलेगा भी नहीं बिकॉज यू आर डूइंग थॉटलेस, बिकॉज थॉट इज वीकनिंग। तो ये एक बड़ा डेमोक्रेसी का एक इन्वर्शन हो जाता है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि भाई सरकार लोगों के हित में चले, द पीपल आर सपोज टू बी बेनिफिशियरीज, दैट गवर्नमेंट इज गुड, दैट लीडर इज गुड हु एक्ट्स फॉर द पीपल। लेकिन यहां पर बिल्कुल अलग हो जाता है, देयर इज एन इन्वर्शन, दैट लीडर इज गुड हु इज बोल्ड, लोगों को तकलीफ हो या नहीं हो, अगर हो और भी ज्यादा बोल्ड है तो देयर इज एन इन्वर्शन, द लीडर बिकम्स इंपॉर्टेंट सेंटर स्टेज, और लोगों को दे एक्चुअली रिसीड टू द बैकग्राउंड, दे बिकम ओनली वेज ऑफ अपलॉडिंग द लीडर। तालियां बजाने का रोल सिर्फ लोगों के पास रहता है, लेकिन दे आर नॉट, जैसे डेमोक्रेसी में होता है, दे शुड बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो नहीं, लोगों का रोल सिर्फ तालियां बजाना हो जाता है। एंड इन ऑर्डर टू शो हाउ ग्रेट द लीडर इज, हाउ बोल्ड ही इज, एंड सो ऑन। तो मुझे लगता है दिस डीमोनेटाइजेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ ए माइंडसेट, उस टाइप के सोच का एक ये एक्सप्रेशन है। और क्योंकि ये उस टाइप के सोच का एक्सप्रेशन है, इसका बड़ा हमारे डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि इस सोच में अगर आप पड़ गए तो फिर लोग धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले जाते हैं और लीडर उभर कर आते हैं, यू नो, द पीपल आर सपोज टू अपलॉड एंड सो ऑन, और एक के बाद एक मेजर्स ऐसे लिए जाते हैं जो कि बड़े बोल्ड हैं, बगैर सोच के हैं, और लोगों को काफ़ी परेशानी में डालते हैं। थैंक यू।